सितंबर 2022 की रात बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगू में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। इस रात की सुबह हर रोज़ की तरह नहीं होने वाली थी। अगले दिन सूरज के उगने से पहले एक क्रांति का उदय होने वाला था और बदलाव के लिए तड़प रहे इस अफ्रीकी देश की किस्मत बदलने वाली थी। और जब अगली सुबह हुई तो गोलियों की आवाज़, सैनिकों की तेज़ चाल और एक यंग और एनर्जेटिक सोल्जर की दमदार आवाज़ ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 34 साल के सैनिक ने एक रात में न सिर्फ अपने देश की करप्ट सरकार को उखाड़ फेंका, बल्कि वेस्टर्न देशों की भी नींद उड़ा दी। फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की आंखों में आग डालकर बात करने वाला ये सैनिक आज अफ्रीका का सबसे चर्चित नेता है। उसके दुश्मन बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं है। बुर्किना फासो का सबसे यंग प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्राओरे, जिसके बारे में कहावत है कि उसकी रीढ़ की हड्डी स्टील की बनी है, क्योंकि वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता। इब्राहिम ट्राओरे अपने देश के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं, जैसे कभी थॉमस संकारा थे, जिन्होंने 1980 के दशक में फ्रांस को चुनौती दी थी। लेकिन संकारा की कहानी खून से ख़त्म हुई और ट्राओरे भी आज उसी खतरे के साए में खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्राओरे डटे हुए हैं और उनका नारा है मातृभूमि या फिर मौत। तो आइए जानते हैं कौन है इब्राहिम ट्राओरे, जो फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से सीधी टक्कर ले रहे हैं। कैसे कभी एक मामूली सा सैनिक रहा शख्स अफ्रीका की क्रांति का नया चेहरा बन गया है। क्या है उनके देश बुर्किना फासो का वो कड़वा इतिहास, जिसकी कहानी इब्राहिम ट्राओरे अपने साहस और संकल्प से बदलना चाहते हैं। 34-year-old Ibrahim Traoré is the new self-declared leader of Burkina Faso. The country is part of the so-called coup belt of Africa. Since the year 2020, this belt has seen 7 successful coups. Ibrahim Traoré has leveled strong accusations against France. He has accused the former colonial power of destabilizing his country. Since Traoré came to power, the military government has cracked down on dissent, kidnappings and arbitrary arrests. People of Burkina Faso are likely stuck with Traoré or whichever military officer succeeds in overthrowing him, because it seems a coup is never far away in the West African Sahel. दोस्तों, जब भी अफ्रीका का नाम लिया जाता है तो जहन में सबसे पहले भूख, गरीबी, अकाल और पलायन की दर्दनाक तस्वीरें उभरती हैं। एक ऐसा इलाका जहां कानून व्यवस्था बेमानी सी लगती है, जहां हर दूसरा दिन किसी तख्ता पलट, सिविल वॉर या फिर हिंसा की कहानी लेकर आता है। लेकिन जैसे ही इतिहास के पन्ने उल्टे जाते हैं, इसकी वजह समझ आने लगती है कि कैसे वेस्टर्न देशों ने मिलकर इस धरती को सदियों तक लूटा और सिविलाइजेशन के नाम पर गुलामी की जंजीरें पहनाए रखी। वेस्ट अफ्रीका में मौजूद बुर्किना फासो इसका सबसे कड़वा उदाहरण है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसका बॉर्डर 6 देशों घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, माली और आइवरी कोस्ट जैसे देशों से घिरा हुआ है। 19वीं सदी आते आते यूरोपियन ताकतों में अफ्रीका को लूटने की होड़ लग चुकी थी। 1884-85 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में महज एक कागज़ के टुकड़े पर अफ्रीका का बंटवारा हुआ और बुर्किना फासो, जो तब अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था, फ्रांस के हिस्से में आ गया। 1896 तक फ्रांस ने यहाँ पर अपना पूरा कब्जा कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। यहाँ की गोल्ड माइंस, कॉटन और दूसरे रिसोर्सेज को भरपूर लूटकर अपनी तिजोरी भरता गया। हद तो तब हो गई जब 1932 में फ्रांस ने अपर वोल्टा को डिसॉल्ट कर उसकी सारी ज़मीन को माली, नाइजर और आइवरी कोस्ट में बांट दिया। इस तरह अपर वोल्टा का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 का समय, जिसके चलते यूरोपियन पावर्स की अपनी कॉलोनीज़ पर पकड़ कमज़ोर पड़ने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक आउटरीच के चलते फ्रांस को मजबूरन 1947 में अपर वोल्टा की टेरिटरी को प्री एस्टैब्लिश करना पड़ा। इसके 13 साल बाद एक लंबी लड़ाई के चलते 1960 में अपर वोल्टा को फ्रांस से आज़ादी मिल गई, लेकिन ये आज़ादी भी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस ने यहाँ पर बहुत ही चालाकी से CFA फ्रैंक करेंसी के जरिए इकोनॉमिक कंट्रोल बनाए रखा। ऐसे एग्रीमेंट किए जिनसे फ्रांस इंडायरेक्ट कंट्रोल बनाए रख सके। एयरलाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक यहाँ के कई सेक्टर्स पर फ्रेंच कंपनियों का दबदबा बना रहा। यहाँ तक कि फ्रेंच आर्मी की बेस कैंप यहाँ पर बने रहे और नेचुरल रिसोर्सेज की लूट जारी रही। यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र आएगा, लेकिन इसके उलट अपर वोल्टा में भ्रष्टाचार, अराजकता, हिंसा और तख्ता पलट का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी सियामी योगो यहाँ के पहले राष्ट्रपति चुने गए। शुरुआत में तो लगा कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन जल्दी उन्होंने डिक्टेटरशिप का रास्ता पकड़ लिया। इसके चलते भ्रष्टाचार बढ़ता गया, महंगाई आसमान छूने लगी और आम लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। जब लोग विरोध में सड़कों पर आ गए तो सरकार ने सेना को आदेश दिया कि चाहे गोली
गोली चलानी पड़े या टैंक दौड़ाने पड़े, प्रोटेस्टर्स को जल्द से जल्द सड़कों से हटाया जाए। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। सेना ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया और 1966 में यहाँ पहली बार तख्ता पलट करके सेना ने पावर अपने हाथ में ले ली। लेफ्टिनेंट कर्नल संगोलो लामिजाना यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने यहाँ 14 सालों तक सत्ता चलाई। लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो भी ताकत के नशे में खो गए और जनता की तकलीफों से किनारा कर लिया। 1980 में एक और कू हुआ जिसके चलते कर्नल साई जिरबो पावर में आए। उन्होंने 2 साल तक जिरबो की कुर्सी भी चलाई। इसके बाद नवंबर 1982 में चीन बेपिस्ट उएड्राओगो अपर वोल्टा के चौथे राष्ट्रपति बने। उएड्राओगो को सत्ता दिलाने में 2 मिलिट्री ऑफिसर्स थॉमस संकारा और ब्लेस कंपोरे की अहम भूमिका थी। ये बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों सेना के भीतर एक सीक्रेट कम्युनिस्ट ऑफिसर्स ग्रुप चलाते थे और ये चे गुवेरा से बहुत प्रेरित थे। इन्हीं के समर्थन में उएड्राओगो सत्ता में आए थे, जिस वजह से जनवरी 1983 में संकारा को अपर वोल्टा का प्रधानमंत्री बना दिया गया और थोड़े ही समय के बाद संकारा और उएड्राओगो आमने सामने आ गए। उएड्राओगो ने संकारा को गिरफ्तार करवा दिया। इस दौरान संकारा की लोकप्रियता सेना के युवा और आम जनता के बीच तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से सभी गुस्से में थे। इसी मौके पर संकारा के सबसे करीबी दोस्त ब्लेस कैम्पाओरे ने बगावत करते हुए तख्ता पलट कर दिया, जिसके चलते अगस्त 1983 में थॉमस संकारा अपर वोल्टा के राष्ट्रपति बन गए। 34 साल के संकारा सत्ता में नहीं बदलाव में विश्वास रखते थे। देश में फैली गरीबी, असमानता और विदेशी दखल के खिलाफ उनका विद्रोह खुलकर सामने आने लगा। उन्होंने सबसे पहले फ्रांस की उपनिवेशिक ताकतों का एहसास दिलाने वाले अपने देश के नाम अपर वोल्टा को बदलकर बुर्किना फासो कर दिया, जिसका मतलब होता है ईमानदार लोगों की धरती। उन्होंने गरीबों को ज़मीन दी, जगह जगह स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए, महिलाओं को अधिकार दिए और फिजूल खर्चों पर रोक लगाई। उन्होंने भ्रष्टाचार पर ऐसी सख्ती बरती कि सरकार तंत्र का एक हिस्सा भीतर ही भीतर उनसे नाराज होने लगा। लेकिन सिर्फ देश के भीतर बैठे करप्ट ऑफिसर्स में ही नहीं बल्कि संकारा की नीतियों से फ्रांस में भी बेचैनी बढ़ने लगी थी। संकारा ने फ्रांस की मदद ठुकराकर देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की मुहिम छेड़ दी। संकारा की ये सोच फ्रांस समेत उन वेस्टर्न ताकतों को सीधी चुनौती थी जिन्होंने अब तक बुर्किना फासो जैसे देशों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा था। और फिर 15 अक्टूबर 1987 की वो तारीख आई जब हथियारबंद सैनिकों का एक दस्ता थॉमस संकारा के दफ्तर में घुसा और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में संकारा समेत 13 लोग मारे गए। संकारा की लाश को टुकड़ों में काटा गया और एक अनजान जगह दफना दिया गया। ताज्जुब की बात यह थी कि उनके परिवार को जो डेथ सर्टिफिकेट मिला उसमें मौत का कारण नेचुरल डेथ बताया गया। माना जाता है कि उनकी इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी ब्लेस कंपाओरे था, जिसने सत्ता के लालच में दोस्ती और विचारधारा दोनों से ही गद्दारी की। संकारा देश में बदलाव के लिए लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद देश फिर से करप्शन और इंस्टेबिलिटी की गहरी खाई में डूब गया। कंपाओरे ने अगले 27 साल तक बुर्किना फासो में सरकार चलाई, लेकिन 2014 में जनता के विरोध और सेना के दबाव के चलते कंपाओरे को पद छोड़ना पड़ा और वो भागकर पड़ोसी देश आइवरी कोस्ट में शरण लेने को मजबूर हो गया। वो तानाशाह भले ही चला गया, लेकिन बुर्किना फासो की तकदीर फिर भी नहीं बदली। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ राजनीतिक उथल पुथल भी वैसी की वैसी ही बनी रही। यहाँ 1960 से अब तक कई बार आर्मी कू हुए और देश के लोग हर बार बदलाव की उम्मीद में खुश हो उठते, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। और फिर जब ये देश टूटी उम्मीदों के बोझ तले थक चुका था, तभी 2022 में किसी चिंगारी की तरह एक नाम उभरा, इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा शख्स जिसमें बुर्किना फासो के लोगों को अपने सबसे लोकप्रिय नेता थॉमस संकारा की झलक दिखती है और जिनका कहना है कि जो काम संकारा ने शुरू किया था उसको अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। संकारा की हत्या के करीब 5 महीने बाद 14 मार्च 1988 को इब्राहिम ट्राओरे का बुर्किना फासो के मोहन प्रोविंस के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। देश के आर्थिक हालात के बीच एजुकेशन हासिल करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी ट्राओरे ने किसी तरह से शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में आर्मी ज्वाइन की। पहले उन्हें मोरक्को में ट्रेनिंग मिली और फिर उन्हें काया की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। ट्राओरे के अनुशासन और साहस ने जल्दी उन्हें पहचान दिलाई और 2014 में वो लेफ्टिनेंट बन गए। 2018 में उन्हें माली में यूएन की मैनुस्मा पीस कैंपिंग पोस्ट में काम करने का मौका मिला, जहां सिक्टों में जिहादी हमले के दौरान उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया। इसके बाद 2019 में ट्राओरे की तैनाती साहिल क्षेत्र के बेहद खतरनाक माने जाने वाले 3 बॉर्डर्स जोन में हुई, जहां उन्होंने न सिर्फ दुश्मनों
से लड़ाई लड़ी, बल्कि वो अपनी ही सेना की अंदरूनी सच्चाइयों से भी वाकिफ हुए। उन्होंने देखा कि सैनिकों को ना तो सही वेपन्स मिलते हैं और ना ही टाइम पर सैलरीज। सैनिकों के मन में आर्मी की लीडरशिप के अगेंस्ट गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 2020 में जब इब्राहिम ट्राओरे की निडरता की वजह से उन्हें प्रमोट करके कैप्टन बनाया गया, तो उन्होंने सैनिकों की समस्या को उठाना शुरू कर दिया। वो अपने साथियों के बीच में एक मुखर नेता बनकर उभरे और उन्होंने सेना के भीतर से मिल रहे समर्थन में और मजबूत बना दिया। ट्राओरे के भीतर एक क्रांतिकारी चिंगारी पहले से ही थी। उन्हें हमेशा से संकारा की जीवनी, उनके भाषण और उनके विचार बेहद प्रेरित करते थे। ट्राओरे पढ़ते थे कि कैसे संकारा ने फ्रांस को ललकारा था, फॉरेन एड ठुकराई थी और कैसे गरीबों को उनका हक दिलाने की कोशिश की थी। ट्राओरे के मन में भी बुर्किना फासो को फॉरेन पावर से फ्रीडम दिलाने की वही आग जल रही थी। इसी बीच जनवरी 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी डिमाबा ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी सरकार भी आतंकवाद को नहीं रोक पा रही थी। बुर्किना फासो, माली और नाइजर जैसे वेस्टर्न अफ्रीका के कई मुल्क दशकों तक आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। यहाँ ISIS साहिल, अलकायदा एफिलिएटेड जमात, नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जैन आयाम जैसे जिहादिस्ट आतंकवादियों का दबदबा रहा है। 2013 में फ्रांस इन रीजन से आतंकवादियों को ख़त्म करने में मदद देने के नाम पर अपनी आर्मी को तैनात किया करता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आतंकवाद वैसे का वैसा बना रहा। ऐसे में जहां लोग पहले आतंकवादी संगठनों से परेशान थे, वहीं अब फ्रांस की मौजूदगी से भी तंग आ चुके थे। बुर्किना फासो के युवा सैनिकों में अपने देश की बुरी हालत को देखकर लगातार गुस्सा बढ़ रहा था। ट्राओरे ने देखा कि अगर कुछ करना है तो यही वो सही टाइम है। उन्होंने मन बना लिया कि अगर इस देश की दशा और दिशा को सुधारना है तो सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। उन्होंने चुपचाप अपने सबसे ट्रस्टवर्दी सोल्जर से बातचीत शुरू कर दी। ये सैनिक भी ट्राओरे की तरह युवा, जोशीले और बदलाव के लिए बेताब थे। वो सभी अपने देश में फ्रांस के दबदबे और सरकार की नाकामी से गुस्से में थे। ट्राओरे ने उन्हें साफ शब्दों में कहा, अगर हम सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं। देश का सोना फिर से देश के लोगों का होगा। हम स्कूल, हॉस्पिटल बना सकेंगे, लोगों को जॉब्स दे सकेंगे और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकेंगे। लेकिन ट्राओरे को भी ये पता था कि तख्ता पलट में बहुत बड़ा जोखिम है। अगर उनका प्लान फेल हो जाता या इंफॉर्मेशन कहीं से भी लीक हो जाती तो या तो उन्हें गोली मार दी जाती या ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ता। यही सब सोचकर कुछ सैनिक डर गए, लेकिन ट्राओरे का जुनून ऐसा था कि उन्होंने जल्द ही अपने सभी साथी सैनिकों को अपने इस प्लान में हिस्सेदार बना लिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, या तो हम अपने देश को बचाएंगे या मर जाएंगे। इसके बाद ट्राओरे ने हर कदम ही सावधानी से प्लानिंग बनाई थी और ये तय किया था कि सबसे पहले देश की राजधानी वागाडुगू में इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा करना होगा। ट्राओरे ने अपने सैनिकों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कुछ को सरकारी इमारतों पर अटैक करना था, कुछ को वेपन्स का अरेंजमेंट करना था और कुछ को लोगों के बीच में मैसेज कन्वे करना था कि ये तख्ता पलट सत्ता की भूख के लिए नहीं बल्कि देश की भलाई के लिए है। 30 सितंबर 2022 की रात में वागाडुगू में चारों तरफ शांति थी। तभी अचानक शहर की सड़कों पर हलचल शुरू हो गई। इब्राहिम ट्राओरे और उनके सोल्जर्स ने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। रात के अंधेरे में उनके सैनिकों ने सरकारी इमारतों की ओर कूच की और तेजी से इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिस और रेडियो स्टेशंस पर कब्जा कर लिया। इंटरिम प्रेसिडेंट पॉल हेनरी सैंडोगो डैम्बिया को ट्राओरे के साथी सैनिकों ने बहुत जल्द दबाव बनाकर सत्ता से बेदखल कर दिया। इस तरह सुबह होते होते ट्राओरे ने देश में एक और मिलिट्री कू को अंजाम दे दिया। लेकिन इस बार ये कोई आम तख्ता पलट नहीं था, बल्कि इस बार नेतृत्व में एक ऐसा युवा चेहरा था जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। सुबह सवेरे ही रेडियो पर ट्राओरे की आवाज़ गूंज उठी, हमने देश को बचाने के लिए ये कदम उठाया है, फ्रांस का दबदबा अब ख़त्म होगा। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। बुर्किना फासो की सत्ता पर काबिज होते ही ट्राओरे ने फ्रांस के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। फ्रांसीसी सैनिक जो 2013 से बुर्किना फासो में थे, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। फ्रांसीसी मीडिया एजेंसी और न्यूज़ चैनल्स को बुर्किना फासो में बैन कर दिया गया। एक 34 साल का सैनिक अधिकारी जिसे पहले कोई नहीं जानता था, उसने फ्रांस जैसे ताकतवर देश को खुली चुनौती दे दी। रातों रात ट्राओरे बुर्किना फासो के नए लीडर बन गए। उनकी उम्र, उनका जोश और उनकी हिम्मत ने लोगों को हैरान कर दिया।
दुनिया भर के देशों ने जब इब्राहिम ट्राओरे का पहला भाषण सुना तो उन्हें भी एहसास हो गया कि ये कोई साधारण तख्ता पलट नहीं था, बल्कि ये एक विद्रोह था। बुर्किना फासो के लोगों को नई आज़ादी का सपना दिखा रहा था, लेकिन फ्रांस इब्राहिम ट्राओरे के सत्ता में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। बुर्किना फासो फ्रांस की पुरानी कॉलोनी थी और फ्रांस ने दशकों तक इस देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कस कर रखा था। ट्राओरे ने उनके सैनिकों और राजदूतों को बाहर निकालकर उनके इंटरेस्ट पर सीधा हमला किया। फ्रांस ने तुरंत इस तख्ता पलट की निंदा की और इमानुएल मैक्रोन की सरकार ने इसे एक इलीगल और डेंजरस स्टेप बताया। वेस्टर्न मीडिया ने ट्राओरे को एक रिबेलियस और गैर जिम्मेदार नेता कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए बुर्किना फासो पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ट्राओरे पर इन धमकियों का कोई भी असर नहीं हुआ। ट्राओरे ने फ्रांस के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए साफ कहा, फ्रांस ने हमारे देश को लूटा है, अब वक्त आ गया है कि हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमारे लोगों के लिए हो। पश्चिमी देशों की हमेशा से ही यही मंशा रही है कि जिस देश पर भी उन्होंने राज किया है वहाँ के लोग गूंगे बहरे बनकर उनके आदेश पर जी हुजूरी करें। लेकिन ट्राओरे उन नेताओं में से नहीं लगते, लेकिन उन्हें वेस्ट के इशारों पर चलना मंजूर नहीं है और इसलिए वो पश्चिमी देशों की आंखों में चुभने लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पावर कैप्चर करने के बाद से बुर्किना फासो के लोगों के बीच ट्राओरे की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी है। देश के युवा, जो देश की आधी आबादी है, उन्हें ट्राओरे में एक नया हीरो दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें, भाषण और आर्मी कैनवे की वीडियो आए दिन वायरल होती रहती हैं और लोग उन्हें नया संकारा कहने लगे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने जब लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी दामिवा को सत्ता से हटाकर बुर्किना फासो की कमान संभाली तो उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए, जिनसे साफ था कि वो सिर्फ चेहरा ही नहीं बदलना चाहते बल्कि वो सिस्टम भी बदलना चाहते हैं। इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्राओरे ने देश के सबसे अहम संसाधन गोल्ड माइंस को लेकर बड़े कदम उठाए। उन्होंने देश की गोल्ड माइंस पर नेशनलाइजेशन शुरू किया, जहां पहले फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों का कब्जा था। ट्राओरे ने बुर्किना फासो की 5 बड़ी गोल्ड माइंस को नेशनलाइज कर दिया। उनका मानना था कि गोल्ड का कंट्रोल सीधे सरकार की आमदनी बढ़ाएगा, खासतौर पर ऐसे समय में जब गोल्ड के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बाकी गोल्ड माइंस को लेकर भी नई शर्तें लागू की, जिनके अकॉर्डिंग अब फॉरेन कंपनीज को 15% हिस्सा सरकारी कंपनी को देना होगा और लोकल लोगों को ट्रेनिंग भी देनी होगी। साथ ही ट्राओरे ने बुर्किना फासो में पहली बार गोल्ड रिफाइनरी और गोल्ड रिजर्व बनाने की योजना शुरू की ताकि रिसोर्सेज का डायरेक्ट बेनिफिट देशवासियों को मिल सके। ट्राओरे ने एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने लोकल फार्मर्स को सस्ते कर्ज और बीज देने की योजना शुरू की ताकि देश को अनाज के लिए बाहर के देशों पर कम निर्भर रहना पड़े। ट्राओरे के सत्ता में आते ही गांव में स्कूल और हेल्थ सेंटर्स बनाने का काम भी तेज कर दिया गया ताकि रूरल एरियाज को बेसिक सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा उनके एक और कदम ने देश के लोगों में उन्हें और भी पॉपुलर कर दिया। उन्होंने प्रेसिडेंट वाली मोटी सैलरी लेने से इनकार कर दिया और अपनी कैप्टन वाली साधारण सैलरी को ही कंटिन्यू रखा। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल की सैलरी में भी कटौती की और साफ कहा कि जो लोग सरकारी पैसों पर ऐश करते हैं अब उन्हें जनता के लिए काम करना होगा। जिन लोगों पर घोटालों के आरोप थे उन्हें सजा देना शुरू कर दिया गया। उन्होंने सरकारी फिजूल खर्चों पर रोक लगाई और बिजली जैसी जरूरी चीज़ों को हर घर तक पहुंचाने की मुहिम चलाई। ट्राओरे के ये सभी कदम संकारा की सेल्फ डिपेंडेंट और नेशन फोर्स वाली सोच को आगे लेकर जाते हैं। उनकी स्पीचेस, आइडियोलॉजी और काम करने के तरीकों की वजह से उनकी तुलना अक्सर थॉमस संकारा से होती है। संकारा के बाद ये पहला मौका है जब बुर्किना फासो का कोई नेता देश के रिसोर्सेज को देश के लोगों के लिए यूज़ करने की बात कर रहा है। ट्राओरे ने इसलिए एक बार कहा भी था कि जो काम संकारा ने शुरू में किया था उसे मैं पूरा करूंगा। जहां एक तरफ ट्राओरे का देश की इकोनॉमी और सिस्टम को सुधारने पर ध्यान है तो वहीं दूसरी ओर उनका फोकस आतंकवाद से लड़ने पर भी है। अप्रैल 2023 में ट्राओरे ने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया ताकि सेना को इस्लामिक एजेंसी के खिलाफ पूरी ताकत से सपोर्ट मिल सके। इसके बाद यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज ने JNIM जैसे आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ कई एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए, जिनमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में आतंकवादियों का खतरा बना हुआ है। ट्राओरे सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी लगातार अपना मत साफ तौर पर रख रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन पावर से अपने देश को दूरी बनाने के बाद रूस और चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। ट्राओरे ने रूस की प्राइवेट सैन्य कंपनियों को बुर्किना फासो में बुलाया ताकि टेररिज्म से लड़ने में हेल्प मिल सके। उन्होंने चाइना के साथ भी अच्छे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश
अरेस्ट किए। ट्राउरे के अरेस्ट स्टेप्स को कई लोगों ने नियो कॉलोनियलिज्म बताया। उनके क्रिटिक्स का तर्क है कि उन्होंने एक विदेशी शक्ति को हटाकर दूसरी को दावत दे दी है, लेकिन ट्राउरे का कहना है कि रशिया और चाइना उनके देश के संसाधनों पर वेस्टर्न पावर की तरह कब्जा नहीं करेंगे। इब्राहिम ट्राउरे ने सत्ता में आने के कुछ टाइम बाद एक प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न गवर्नमेंट की अफ्रीका को लेकर बनाई गई छवि पर सीधा वार करते हुए कहा, मुझे बचपन से ही टीवी पर अफ्रीका की एक ही तस्वीर दिखाई गई, भिनभिनाती हुई मक्खियों के साथ कुपोषित बच्चे, सूखी ज़मीन, हथियार और मौत। टेलीविज़न पर यह कहा जाता था कि यही अफ्रीका है और हमने इस पर विश्वास किया, जिस कारण हम अपनी ही ज़मीन को लेकर, अपने लोगों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन जब से मैंने होश संभाला, मैंने इस बारे में रिसर्चेस की और मुझे समझ आया कि अब तक वेस्ट के द्वारा हमारी जो इमेज दिखाई गई वो सब झूठ थी, वो सब स्क्रिप्टेड था। आपने हमें बेबस, लाचार, गरीब और असभ्य दिखाकर दुनिया भर के दर्शकों को बेचा, जैसे कि हम जंगली वहशी थे जो सिविलाइजेशन की रेस में पीछे छोड़ दिए गए थे। भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जब भी अफ्रीका की चर्चा होती है तो दिमाग में आते हैं। अफ्रीका के लिए आपकी डिक्शनरी में इनके अलावा आखिर क्यों और कोई शब्द नहीं है? ट्राउरे के ये शब्द सुनकर हर शख्स सन्न रह गया। पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी कि अफ्रीका का कोई ऐसा नेता उभर कर आया है जो वेस्टर्न ताकतों को सीधी टक्कर दे रहा है। उनके ये शब्द पश्चिमी देशों को कांटे की तरह चुभ रहे थे। इस वजह से 2025 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि अफ्रीकी देशों को आतंकवाद से लड़ने में मदद के लिए फ्रांस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर भी ट्राउरे ने पलटकर जवाब दिया, अगर कोई अनग्रेटफुल है तो वो फ्रांस है, क्योंकि आज उनका जो वजूद बचा है वो हमारे एंसेस्टर्स की कुर्बानियों की वजह से है। एक यंग लीडर का यूरोपियन पावर्स को दिया गया ये जवाब सुनकर बुर्किना फासो के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ट्राउरे की इस तेज तरार जज्बे की वजह से ही वही छोटा सा अफ्रीका देश जो पहले गुलामी और गरीबी के लिए जाना जाता था, अब वेस्टर्न पावर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। उनकी क्रांतिकारी नीतियों और पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ बेबाक रुख ने उन्हें पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक सिंबल बना दिया है। वेस्टर्न पावर्स को डर है कि ट्राउरे की वजह से बुर्किना फासो की तरह कुछ और अफ्रीकी देश रूस से हाथ मिला सकते हैं। रूस अफ्रीका समिट में ट्राउरे से पहले अफ्रीकी नेताओं से कह चुके हैं, दूसरों के इशारे पर नाचना बंद कीजिए, हम उनकी कठपुतली नहीं हैं। उनका इशारा फ्रांस और पश्चिमी देशों की ओर था। इतना ही नहीं, ट्राउरे ने पैन अफ्रीकन आइडियोलॉजी के तहत माली और नाइजर के साथ अलायंस और साहिल कंट्रीज बनाया, जिनका मकसद पश्चिमी देशों के दबदबों को ख़त्म करना है। ट्राउरे के इस अलायंस के जरिए अफ्रीकी एकता का नारा बुलंद किया जो पूरे कॉन्टिनेंट में गूंज उठा। ट्राउरे की बेबाक लीडरशिप की वजह से माली, नाइजर और अन्य अफ्रीकी देशों में युवाओं ने ट्राउरे जैसे नेता की मांग शुरू कर दी है जो उनकी तरह निडर हो, साफ बोलता हो और अपने देश को भारी ताकतों के हुक्म पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर चलाना जानता हो। इब्राहिम ट्राउरे अपने देश बुर्किना फासो को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उनका इरादा उनके एक चर्चित बयान से साफ झलकता है, जिसमें उन्होंने कहा, हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए, बस हमें तकनीक सिखा दीजिए, हमें सीखने दीजिए, हम खुद अपने देश को विकसित कर लेंगे। ट्राउरे का लोकल इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करने और देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाने पर स्पष्ट फोकस है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। बुर्किना फासो गरीबी, भुखमरी, आतंकवादी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इतना गहरा धंसा हुआ है जिससे उसे बाहर निकालना ट्राउरे के लिए आसान नहीं है। ट्राउरे के सामने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश की करीब 40% पॉपुलेशन अभी भी अत्यधिक गरीबी में जी रही है। ट्राउरे ने माइनिंग्स का नेशनलाइजेशन कर भारत, तुर्की, क्यूबा जैसे देशों के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाया है, लेकिन इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। उनके सत्ता में आने के बाद देश में आतंक की हिस्सा बढ़ी है। 2024 में 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2022 की तुलना में डबल है। 2025 में बुर्किना फासो में जिहादी मामले 2 गुना हो गए हैं, जिससे हज़ारों लोग डिस्प्लेस हुए और मारे गए। बुर्किना फासो की पॉपुलेशन करीब 2.3 करोड़ है, जिसमें 60 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं। सबसे बड़ी मौसी कम्युनिटी है जो आबादी का लगभग 50% हिस्सा है और हिस्टोरिकली सत्ता पर हावी रही है। इब्राहिम ट्राउरे खुद मौसी समुदाय से आते हैं। अन्य प्रमुख जनजातियों में से एक फुलानी ट्राइब्स है जो देश की 8 से 10% है। बुर्किना फासो में कम्युनल क्लासेस स्पेशली मौसी और फुलानी के बीच टेंशन का बड़ा कारण रहा है। फुलानी कम्युनिटी को अक्सर जिहादी ग्रुप से जोड़ा जाता है, जिसके कारण उनके खिलाफ भेदभाव और हिंसा बढ़ी है। ट्राउरे अपने भाषण में एकता की बात तो करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो 50,000 वॉलंटियर डिफेंस फोर्स बनाई, उन पर अक्सर फुलानी कम्युनिटी के खिलाफ कम्युनल वायलेंस के आरोप लग रहे हैं। ट्राउरे
ट्राओरे की सरकार पर भी आरोप है कि उन्होंने प्रेस फ्रीडम को दबाया है। जो लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है। कुछ मामलों में ओपोनेंट्स को जेल में डाल दिया गया और कुछ की गैर सरकारी हत्याओं की खबरें भी आई। ये आरोप ट्राओरे की छवि पर दाग हैं, लेकिन उनके सपोर्टर्स का मानना है कि ये सब देश को स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवादी और पुरानी सरकार के समर्थक अभी भी साजिश रच रहे हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ट्राओरे धीरे धीरे एक तानाशाह बन रहे हैं, जैसा कि अफ्रीका के कई नेताओं के साथ हुआ है। इस आरोप में कुछ गंभीरता भी है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ट्राओरे ने कई बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि वो 2 से 3 महीनों में आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे और जुलाई 2024 तक सत्ता एक चुनी हुई सरकार को सौंप देंगे। लेकिन 2025 तक ना तो कोई आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही पावर का ट्रांसफ़र हुआ। ट्राओरे अपने सैन्य सरकार पर वर्किंग पीरियड 2019 तक बढ़ा चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्शन कराना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। इन सब के बावजूद इब्राहिम ट्राओरे की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। वो सिर्फ बुर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। हालांकि तख्ता पलट के बाद ट्राओरे का जीवन खतरे में भी आया है। 2025 में उनके खिलाफ एक तख्ता पलट का प्रयास किया गया जो असफल रहा। कई बार थॉमस संकारा की तरह ट्राओरे के असैसिनेशन की कोशिश भी हुई। माना जाता है कि इन साजिशों के पीछे फ्रांस या अन्य ताकतों का हाथ हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद ट्राओरे ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरा लक्ष्य है मातृभूमि या मौत। ट्राओरे की कहानी बुर्किना फासो की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर है। 37 साल की उम्र में वो न सिर्फ कंट्री के सबसे यंग लीडर हैं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न केवल फ्रांस जैसे ताकतवर देश को ललकारा, बल्कि उन्होंने अपने देशवासियों को ऐसे देश का सपना दिखाया है जो अपने रिसोर्सेज का मालिक हो, जो फॉरेन पावर्स की स्लेवरी से आज़ाद हो और जहां हर नागरिक को उनका हक मिले। लेकिन एक बात सच ये भी है कि वो जनता द्वारा चुने हुए नेता नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री कू के जरिए सत्ता में आए हैं। और बुर्किना फासो का इतिहास बताता है कि तख्ता पलट करने वालों का अंत एक और तख्ता पलट से ही हुआ है। अफ्रीकी राजनीति में कई बार देखा गया है कि क्रांति का नारा लेकर आए नेता सत्ता मिलते ही तानाशाह बन जाते हैं। इब्राहिम ट्राओरे भी क्रांतिकारी और तानाशाह के बीच कहीं खड़े हैं। क्या वो संकारा का सपना पूरा करेंगे या इतिहास की गलतियों को दोहराएंगे, ये समय ही बताएगा। लेकिन उनकी कहानी ने एक बात साबित कर दी है कि एक युवा नेता अगर हिम्मत करे तो दुनिया को हिला सकता है।